नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम अशोक वानखेड़े साहब के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। अ, आज बहुत सी चीजें बात करनी है, समय कम पड़ जाता है, लेकिन मेरे दर्शक भी बहुत चाहते हैं बोले। अशोक भाई, ये शुरुआत ये इसी से करें, ये मोदी जी को क्या हो गया है भाई? मोदी जी को हम सब लोग देख रहे थे, लेकिन कुछ कोई जगह तो छोड़ दो। अब मोदी जी पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं, वहां पे भी वो चुनावी भाषण देने लगे हैं कि हम 400 के पार, कांग्रेस ये नहीं आएगी, फलाना है, डिमाका है। और उसमें कहते वो इतने चुनाव में बह जाते हैं कि राहुल गांधी ने भाई वो जनगणना की बात करना चाहते हैं, उसके विरोध में कहते हैं मैं ओबीसी। तो कल राहुल गांधी ने, मैं पहली बार, मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा, हम सब लोग कहते कि भैया तुम जनजात ओबीसी नहीं हो, तुम कन्वर्टेड हो। तो अब भाई, नहीं आप, मैं जैसे मैं हूं, अब कल के दिन आप चीफ मिनिस्टर बन जाओ तो आपसे मैं कहूंगा जरा मेरा यार कर दो, मुझे ओबीसी बना दो, या तो आप भाई एकदम आप दोस्त हैं, आप कहें चलो आज से तुम ओबीसी। तो ये इन्होंने उस ओबीसी की त्रासदी नहीं झेली है भाई। ओबीसी, दलित और जो वंचित वर्ग है, ये इनका इन्होंने बहुत झेला है। अब हम लोग पिछली बार भी बात किए थे कि हेमंत सोरेन के बाबा की 5 फीट का आदमी की बोटी बोटी की गई थी। इन लोगों ने लगातार उस सामाजिक यातना को झेलते हैं। तो ये जो राहुल गांधी ने एक बात कही कि जन्मजात नहीं है, ये तो खुद ही इन्होंने अपनी पार्टी से कहा कि मुझे ओबीसी बना दो, पार्टी ने ओबीसी बना दिया। मैं थोड़ा इससे शुरू करना चाह रहा हूँ, क्या चाहते हैं मोदी जी भाई? नहीं, सवाल ये है कि एक जॉनी लीवर का एक कॉमेडी आइटम हुआ करता था, स्टैंड अप कॉमेडियन जॉनी लीवर जो है, उसमें एक कव्वाल को उठा के क्रिकेट की कमेंट्री करवाता है। जो कव्वाली गाता है, कमेंटेटर आता नहीं स्टेडियम में, तो एक कव्वाल को उठा के लाते हैं कि तू ही कमेंट्री कर। वो कमेंट्री करता है क्रिकेट की, लेकिन अंदाज कव्वाली का होता है और बेहतरीन आइटम है ये। तो होता है कि जो 24 घंटे पिछले कई सालों से चुनाव के फॉर्मेट में ही रहते हैं और माइक पकड़ने के बाद, चाहे बच्चों से बात करे, चाहे सदन में बात करे, चाहे विदेश में बात करे, चाहे देश में बात करे, चाहे यूनाइटेड नेशंस में बात करे, टोन चुनाव का होता है। क्या करे, जन्मजात कव्वाल जो है वो कमेंट्री कैसा करेगा? कव्वाली के तर्ज पे ही करेगा। तो प्रधानमंत्री जी माइक दिखते से ही चुनावी भाषण ठोकना शुरू कर देते हैं। ये भूल जाते कि वो सदन में है। 400 पार का ये नारा आप देश को दीजिए, आप अपने वर्कर को दीजिए। 400 पार ही हास्यास्पद है। 303 जो है इनके अभी, वो मैक्सिमम है। 400 आपको 370 इन्होंने कहा आपने खुद के लिए, बीजेपी के लिए। 370 के मायने ये है कि आपको 67 सीट्स और चाहिए। क्या गुजरात में 26 की 26 सीटें आपके पास है, अब उसको 38 करेंगे? राजस्थान में 25 की 25 आपके पास है, उसको 85 करेंगे? आपको जब तक दक्षिण भारत में 200 सीटें ऐसी है जहां 3 चुनाव से बीजेपी जीती नहीं, कुल 345 सीटें देश में ऐसी है जहां बीजेपी एक बार जीती है, या एक बार कभी ना कभी वो जीते हैं वहां पे। कई बार एक कुछ सीटों से कई बार जीते। दक्षिण भारत की कई सीटें ऐसी है जहां बीजेपी, 81 सीटें हैं जहां बीजेपी है ही नहीं। तो कुल मिला के आप 345 में 370 लेने की बात करते हो। ये अरिथमेटिक मुझे लगता है वो चंडीगढ़ वाला ही है कि 16 आंकड़ा बड़ा होता है 19 से। क्या करें? लेकिन ओबीसी वाले में बहुत ही बड़ा हास्यास्पद बात है। देखिए, मैं बिल्कुल 2 मिनट में इसको खत्म करता हूं। राहुल प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले कहा कि कांग्रेस ने हम ओबीसीओं पे हमेशा अन्याय किया, हम ओबीसीओं पे हमारी अनदेखी की, हमारे साथ ऐसा किया, और अब ओबीसी ओबीसी की रट लगाते हैं। इसका काउंटर राहुल गांधी ने दिया। उन्होंने कहा कि आप कहां से ओबीसी? आपका तो जन्म ही जनरल कैटेगरी में हुआ था। बाद में भाजपा सरकार ने आपको ओबीसी बनाया। तो राहुल गांधी के शब्द थे, नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा ही नहीं हुए थे, आप सब लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी तेली कास्ट से गुजरात में पैदा हुए थे, उनकी कम्युनिटी को ओबीसी बीजेपी गवर्नमेंट ने बनाया। ये स्टेटमेंट है राहुल गांधी का, कोट अनकोट। पीएमओ से एक क्लेरिफिकेशन आया। वो क्लेरिफिकेशन ये कहता है
कि जुलाई 25 1994 को 1994 को गुजरात स्टेट ने उन्हें ओबीसी बनाया जब कांग्रेस की सरकार थी, छबिलदास मेहता मुख्यमंत्री थे। 4 अप्रैल 2000 को जब ये नोटिफिकेशन निकला तब मोदी जी पावर में नहीं थे। 2001 में मोदी जी सीएम बने। अब मैं आपको जरा तथ्यात्मक गलतियां बताता हूं और कैसे एक खासकर बीजेपी या पीएमओ, क्योंकि वर्तमान में पीएमओ भी भगवाई है, पूरा भगवाई होना चाहिए उसको, वो कितना शब्दों के साथ खेलता है। जिस जुलाई 25 1994 का नोटिफिकेशन ये बोलते हैं, वो छबिलदास मेहता की कांग्रेस सरकार ने निकाला था। उसमें तेली घाची, मोद घाची, इन लोगों को सोशली एंड इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास एससी बीसी के लिस्ट में लाए थे, एससी बीसी की लिस्ट में। फिर आगे जाके 1997 में एनसीबीसी यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ने अपनी एक अदालत लगाई जिसमें प्रेजेंटेशन हुआ। वहां पर तैलिक साहू महासंघ ने रिप्रेजेंटेशन दिया और उन्होंने कहा कि भाई तेली, मोद, गोची जो हमारा ही समाज है, तेली समाज ही है, ये मंडल के लिस्ट में है लेकिन ओबीसी के लिस्ट में नहीं है। जबकि मुस्लिम घाची जो मुस्लिम तेली है वो दोनों लिस्ट में है। तो हमें लगता है ये हम पे अन्याय हो रहा है। और वहां मौजूद किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया। ओबीसी के बाकी लोग थे, टोटल 104 कास्ट है ओबीसी की गुजरात से, उनमें से किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया। उन्होंने कहा कि हाँ, इनके साथ अन्याय हुआ है। उसके बाद तो रिकमेंडेशन हुआ, एनसीबीसी ने रिकमेंड किया और ये नोटिफाई हुआ 2000 में, 4 अप्रैल 2000 में। तब अटल जी की सरकार थी। तो टेक्निकली राहुल गांधी ने सही कहा, छबिलदास मेहता ने ओबीसी नहीं बनाया था इनको। छबिलदास मेहता उनको ओबीसी नहीं बना सकते, वो एससी बीसी बनाया था, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड। ओबीसी एंड एससी बीसी में फर्क है। तो ये प्लेइंग विद द वर्ड्स है। राहुल गांधी के किसी भी शब्द में कोई भी गलती नहीं है। और राहुल गांधी ने ये नहीं कहा कि मोदी जी ने स्वयं को ओबीसी बनाया, उन्हें कहा बीजेपी सरकार ने। तो अटल जी की सरकार बीजेपी की है, ये मानने को तैयार नहीं मोदी जी। अब क्या करें? ये बीजेपी और अटल जी और मोदी जी जाने। दूसरी बात, जब एक तरफ मैं कहता हूं कि चलो राहुल गांधी झूठे हैं, मोदी जी सच है, तो मोदी जी के ही पीएमओ का क्लेरिफिकेशन है कि जुलाई 25 1994 को स्टेट गवर्नमेंट ने उनको ओबीसी माना, तब कांग्रेस की सरकार थी। और आप सीना ठोक ठोक के पार्लियामेंट में कहते हैं कि ओबीसी को तवज्जो नहीं दी, ओबीसी की तरफ ध्यान नहीं दिया, ओबीसी का ख्याल नहीं रखा। आपको ओबीसी बनाया किसने? हम ओबीसी, ये बोलने की ताकत किसने दी? छबिलदास मेहता ने। यदि पीएमओ की बात सही माने तो, हालांकि वो टेक्निकली गलत है। तो जहां झूठ, ताकत से झूठ और बार बार झूठ परोसा जा रहा हो, वहां सच की लड़ाई कौन लड़ेगा? दूसरी बात, जो आपने कहा 400 पार, बिल्कुल 400 पार होना चाहिए। हम तो कहते कि 500 पार करो भाई, 545 43 की 43 सीटें आप ले लो, जीरो करो आप विपक्ष। वैसे भी आपको विपक्ष चाहिए नहीं, और जो विपक्ष आता है उसको आप निष्कासन करके वैसे भी जीरो कर देते हो। लेकिन ये आएंगे कहां से? 303 से 370 पहुंचने में नानी याद आ रही है। कई राज्यों में पुराना आंकड़ा मेंटेन करने में तकलीफ आ रही है। और यदि मोदी की गारंटी है तो आनंद जी, मोदी जी को स्वयं की ही गारंटी नहीं है, बड़ा प्रॉब्लम है। वो देश को कहते कि मोदी की गारंटी है, लेकिन मोदी जी को स्वयं की गारंटी नहीं तो वह नीतीश कुमार के सामने नतमस्तक नहीं होना पड़ता था, जैन को पीछे नहीं लगना पड़ता था, शरद पवार की पार्टी तोड़ने की जरूरत नहीं थी, शिवसेना तोड़ने की जरूरत नहीं थी, तमाम विपक्षी नेताओं को जेल में ठूसने की जरूरत नहीं थी। जब आपको ये पता है कि देश आपको जितवा के दे रहा है और अब की बार 400 पार हो रहा है, तो फिर ये जितनी भी छिछोरी हरकतें ये करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं मानता हूं कि आप भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं,
तो फिर प्रामाणिकता से लड़ेंगे। सारे भ्रष्टाचारी, चलो आप विपक्ष को ही भ्रष्टाचारी घोषित करें और सबको जेल में डालिए। जो भ्रष्टाचारी बीजेपी में प्रवेश करता है वो सदाचारी क्यों होता है, ये भी बताएं। फिर हेमंता विश्व शर्मा से लेके अजित पवार तक सब नाम गिनवानी बड़ी लिस्ट हो जाएगी। ये कल के भ्रष्टाचारी आज सदाचारी कैसे हो गए, ये बताएं। तो ये सब एक राजनीति, क्या मतलब सत्ता का मक्खन खाने का खेल है। ये जी अंक गणित, मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं है। जी, मैं अशोक भाई, मैं एक चीज इसलिए आपसे जरा और समझ लूं। मान लीजिए आपको भाई हर एक को लगता है कि मैं जो भी काम कर रहा हूं उसमें मेरा नाम हो। अब अगर कल के दिन आप पुराने पत्रकारों को, चाहे वो उदयन शर्मा हो, चाहे वो एसपी सिंह हो, आप कहिए वो सब बहुत थे, वो घटिया थे, तो क्या आप बड़े हो जाएंगे? ये मनमोहन सिंह को गाली दे के, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जो व्हाइट पेपर आया 2004 से 2014 क्या प्रूफ करना चाह रहे हो तुम भाई? नहीं तुम्हें नहीं, तो 2014 से 2024 बोलो, और नेहरू को मैं गाली दे तो के मोदी जी कैसे बड़े हो जाएंगे, नहीं समझ में आ रहा। देखो, कुछ लोगों का कद इतना छोटा होता है कि वो बड़ों को गाली देके अपने तरफ लोगों का लक्ष्य हासिल करना चाहता है। आज एक सामान्य मानुष एक इंसान है, वो जाके कितना भी खड़ा हो जाए चौराहे पे चिल्लाए, कोई नजर नहीं दिखेगा। वो अमिताभ के घर के सामने जाके जोर जोर से अमिताभ को गाली देने लगेगा तो सारा मीडिया अटेंशन हो जाता है। अमिताभ जी के घर के सामने गाली देने वाला ये शख्स कौन, इसका नाम लिखो। नथुराम गोडसे कौन था ये किसी को पता नहीं था। नथुराम गोडसे को पूना में भी इतनी बड़ी पहचान नहीं थी कि पूरा पूना उसको पहचानता हो। लेकिन महात्मा गांधी की हत्या करने के बाद नथुराम गोडसे पूरे विश्व में जानने लगा है। तो क्या आप ये मानेंगे कि नथुराम गोडसे का कद महात्मा गांधी से ऊपर था? कतई नहीं। मनमोहन सिंह को गाली देके आप विश्व में एक हास्यास्पद व्यक्ति बन सकते हैं। अरे मनमोहन सिंह जी को भी कोई गाली देने वाला है, कौन है? उनका नाम नरेंद्र मोदी है। क्योंकि मनमोहन सिंह ने अपने काबिलियत पे अपना नाम किया। नाम करने के लिए काबिलियत होनी चाहिए। पूरे विश्व के बड़े बड़े नेता जिसको आर्थिक सलाह के लिए उनके तरफ देखते थे। आप 2000 क्या 2014 के पहले की कंपेयर करेंगे, मनमोहन सिंह के 10 साल और इनके 10 साल में कंपेयर करें तो ये 1 मार्क पे है, तो मनमोहन सिंह 100 मार्क पे है। 99 का डिफरेंस है बीच में। आप कहते हैं कि एनपीए, बैड लोन्स बैंक ने किए, उससे ज्यादा एनपीए आपके पास है, आंकड़े हमारे पास। देश पे 54 लाख करोड़ था कर्जा, तुमने 200 लाख करोड़ कर दिया। रुपए की वैल्यू घटती गई। आप कहते हो विदेशी निवेश हुआ। विदेशी निवेश कैसा हुआ? देश से ही ब्लैक का पैसा जाके व्हाइट बन के आया। क्या अडानी जी के कंपनी में आने वाला निवेश कैसा है, इसके ऊपर हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट नहीं दी। तब आपकी जबान फिसल जाती है, तब जबान बंद हो जाती है, मुंह पे ताला लग जाता है। एक दक्षिण भारत के नेता ने कहा, उसको कहने के लिए मजबूर किसने किया? क्योंकि आपकी सत्ता आपको कोई दक्षिण भारत में पूछता नहीं, इसलिए दक्षिण भारत के साथ दुय्यम व्यवहार करेंगे। वो भारत का हिस्सा नहीं है, उन्हें पैसा नहीं देंगे, उन्हें प्रताड़ित करेंगे, सीबीआई इनकम टैक्स भेजेंगे बार बार उनके पास, क्योंकि वो आपको पूछते नहीं है। जब उनका कोई वजूद ही नहीं है आपके पास, तो उन्होंने कहा कि हमको अलग देश ही बना दीजिए। यह फ्रस्ट्रेशन में किया हुआ। कोई वो अलग देश नहीं चाहते। आपने उनको इतना पुश किया कि उनको बोलने के लिए मजबूर होना पड़ा। तब आपका बड़ा प्रेम आ गया कि ये पूरा देश एक है और देश टूटने नहीं दूंगा। तो मणिपुर आपका देश का हिस्सा नहीं है, आवाज नहीं निकलती मणिपुर के ऊपर। मणिपुर, शर्म आती है मणिपुर में जाने में आपको। 9 महीने हो गए मणिपुर जल रहा है। कहां है मणिपुर आपके हिस्से में? जी, आज मणिपुर के भाई बहन पूछते होंगे कि हम भारत में ही है ना? हम भारत में है तो फिर हमारा पिता कहाँ है? हमारा बाप हमारी तरफ देखता क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री अभिभावक होता है देश का।
मैं अशोक भाई इसी में एक चीज जोड़ दूं, क्योंकि ये बिल्कुल खड़े होके कॉन्फिडेंस के साथ ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं। ये पार्लियामेंट में खड़े होके बोल रहे हैं कि पूरा देश एक एक शरीर है, और अगर पैर में एक अंग में दर्द होता है, पैर में दर्द होता है, तो हाथ को दिक्कत है। और टोटलिटी की बात, आपकी बात जो आप कह रहे हैं, मणिपुर क्या देश का अंग नहीं है? जम्मू कश्मीर क्या देश नहीं का अंग बिल्कुल। नहीं है? और मैं एक चीज और कह दूं, इसके साथ जोड़ दूं, इन्होंने एक और चीज कही कि नेहरू जी ने कहा था कि हिंदुस्तानी बड़ा आलसी होता है, भारतीय। अरे भाई, तुमने तो जाके विदेश में कहा था कि मुझे शर्म आती है कि मैं हिंदुस्तान, आपने विदेशी धरती पे तो मोदी जी का कोट अनकोट स्टेटमेंट है। मैं दोनों पे जरा आपका मतलब आप कह रहे हैं कि एक अंग में क्या दर्द होता है तो पूरा। मैंने मैंने वही कहा कि आप ये कहते हैं कि एक उन्हें एक बात कही उसी के आगे कि यदि झारखंड में कोयला है तो क्या तमिलनाडु में उससे प्रकाश नहीं, तो उससे बिजली नहीं बन सकती? क्या एक दूसरे को मदद नहीं कर सकते? तो क्या इस देश में सिर्फ गुजराती राज्य है क्या? उसका पड़ोसी महाराष्ट्र, वहां आने वाले उद्योगों को आप गुजरात ले जाते हैं, तो महाराष्ट्र की जनता को उद्योगों की जरूरत नहीं है क्या? वहां बेरोजगारी नहीं है क्या? मुंबई के बड़े बड़े कार्यालय आपने गुजरात शिफ्ट करवाए, गिफ्ट सिटी शिफ्ट करवाए। गिफ्ट सिटी में मुंबई का जो दर्जा है आर्थिक राजधानी का, वो आप गिफ्ट सिटी को दिलवाना चाहते हैं। तो क्या आप गुजरात से आते हैं तो सारा देश गुजराती हो गया क्या आपके लिए? महाराष्ट्र की कोई जगह नहीं है क्या? ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब की सूरत लूटी थी जो गुजरात में है, उसका बदला अब ले रहे हैं आप मराठियों से। यदि ये कहूं तो क्या गलत है? हर बड़े ठेके गुजरातियों को मिलना जरूरी है क्या? महाकाल लोक का भी काम करना हो तो गुजराती ठेकेदारी चाहिए, ये कहां संविधान में लिखा हुआ है? तो आपके लिए भारतवासी का मतलब गुजरातवासी है, तो फिर गुजरात की प्राइम मिनिस्टर बनिए। यह घड़ियाली आंसू क्यों बहाना है? क्या ऑक्सीजन के समय सर्वोच्च न्यायालय ने, कोविड के पीरियड में सर्वोच्च न्यायालय ने ऑक्सीजन के लिए क्यों कमेटी बनाई थी? इस देश के सर्वोच्च न्यायालय का काम ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, और जब उनको तकलीफ जाने लगी तो उन्हें सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। और 10 बार सर्वोच्च न्यायालय को पूछने के बाद भी जब केंद्र सरकार बोलने को तैयार नहीं थी, तो पूरा ऑक्सीजन सप्लाई एक कमेटी के अंडर देके एक कमेटी बनानी पड़ी। ये बात कोई बहुत पुरानी नहीं है, कोविड पीरियड की है। और ये आदमी पार्लियामेंट में ये झूठ बोलता है कि कोविड में हमने सबका साथ दिया। सर्वोच्च न्यायालय की वो टिप्पणियां कहां गई? क्या आपने वैक्सीन बेची नहीं थी? क्या राज्य सरकारों को बोला नहीं था कि वैक्सीन खरीदो? क्या सर्वोच्च न्यायालय ने डंडा करने के बाद ही आपने वैक्सीन का पैसा खुद वहन करने की बात कही, और अब महिमा मंडन करते कि हमने वैक्सीन फ्री में दी? तो इस देश में वैक्सीन फ्री में ही मिलती थी महामहिम 1947 से लेकर 2014 तक। कभी किसी ने वैक्सीन का पैसा नहीं मांगा। आपने पहली बार परंपरा शुरू की वैक्सीन का पैसा मांगने के लिए। 50% मैं दूंगा, मैंने 50% वैक्सीन मेरे तरफ से आएगी, 25% राज्य सरकार खरीदेगी, और 25% बड़े बड़े हॉस्पिटलों को दी जाएगी जहां वो बेच सकते हैं पैसे वालों को। यही देश में पहली बार व्यापारीकरण हुआ वैक्सीन का। और निर्लज्जता से बोलते हैं कि हमने वैक्सीन फ्री दिलवाई। सर्वोच्च न्यायालय ने डंडा मारा तब करवाई। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया तब राम मंदिर बना रहा है। अब जो राम को लाए हैं उसी को लाएंगे। कौन राम को लाए? सर्वोच्च न्यायालय लाया भाई, और सर्वोच्च न्यायालय चुनाव नहीं लड़ता। तो ये तो झूठ का पुलिंदा, झूठ पे झूठ। मैंने कहा ना, झूठ बोलो, लगातार बोलो और ताकत से बोलो। मैं तो वित्त मंत्री को चैलेंज देता हूं, आप ही के प्लेटफॉर्म पे चैलेंज देता हूं। वित्त मंत्री अपना व्हाइट पेपर लेके आ जाए, उसका एक एक फिगर मैं देता हूं, सरकारी फिगर। असल में कांग्रेस इतनी कमजोर है। कांग्रेस ब्लैक पेपर लेके आई, कोई ब्लैक पेपर की जरूरत नहीं थी। आपको व्हाइट पेपर आने के बाद पॉइंट बाय पॉइंट यथास्थिति लोगों के सामने रखनी थी। क्या लोग जानते नहीं यूपीए सरकार में महंगाई कितनी थी और आज महंगाई कितनी है? क्या यूपीए सरकार में इतनी देश की हालत बुरी थी कि यहां 81 करोड़ लोग भूखे सो रहे थे? मनमोहन सिंह के टाइम पे तो 5 किलो अनाज नहीं बिकता था, बढ़ता था, और लोग पेट भर के सोते थे खाना खा के।
नरेंद्र मोदी आने के बाद ही 81 करोड़ लोगों को भूखा सोना पड़ रहा है। उन्होंने खुद कहा कि 5 साल तक मैं अनाज दूंगा, उनको भूखा नहीं सोने दूंगा। और आज पार्लियामेंट में कहते हैं कि वो न्यू मिडिल क्लास हो गए हैं, वो वापस गरीब न हो, इसलिए मैं उनको 5। अरे न्यू मिडिल क्लास कैसा होता है आदमी? जब उसका उत्पादन, उसका अर्निंग बढ़ता है। और जब अर्निंग बढ़ने वाला आदमी बोले एक बार बीमार हो जाए तो गरीब हो जाता है, इसलिए मैंने 5 लाख की व्यवस्था की। बिल्कुल करी, लेकिन सारी राज्य सरकार रो रही है। इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ गया, लेकिन आपने पैसा देने से मना कर दिया। हाल ये हो गया, जहां 40% राज्यों को देना था और 60% केंद्र को देना था, वह राज्य सरकार 75% बेयर कर रही है। आज देश की राज्य सरकार है ये 5 लाख की गारंटी हेल्थ वाली दे रही है, इसका पैसा मैक्सिमम वो दे रहा है और टालिए बटोर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष यथास्थिति लोगों के सामने रखने में विफल है। और एक कांग्रेस की रेजिम थी आनंद जी, 10 साल, 4 से 14 10 साल का लेखा जोखा कांग्रेस को सामने रखना होगा। लेकिन कांग्रेस अपने आप में इतना कम्युनिकेशन गैप है उनका कि मीडिया सेल कोई कॉन्फ्रेंसेस अलग कर रहा है और अध्यक्ष जी अपना ब्लैक पेपर लेके खड़ा हो गए वहां पे। कोई तारतम्य नहीं इनमें। राहुल गांधी न्याय यात्रा कहां चल रही किसी को पता नहीं है। यदि कांग्रेस की बुरी स्थिति होती है और यदि ये 400 पार आते हैं तो देश कांग्रेस को भी माफ नहीं करेगा। यदि कल संविधान बदलता है तो लिख लीजिए मेरे से, क्योंकि विपक्ष के नाकारापन से क्षेत्रीय दल तो अपने अपने क्षेत्र में लड़ रहे हैं। ममता हुंकार भरती है, सब क्षेत्रीय दल अपने क्षेत्र में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। पार्टी कहां है सबसे बड़ी देश की विपक्ष? और उन्होंने एक बात तो सही कही कि मुझे तो भाई चिंता है आपकी कि आप इतने भी आओगे कि नहीं आओगे वापस। जी, मैं अशोक भाई एक चीज और, जरा विपक्षी एकता की बात हुई उत्तर प्रदेश में, जैसे जब यात्रा पहुंच रही थी बिहार, अब इसमें मेरे हिसाब से कोइंसिडेंस नहीं है, नीतीश वाली चीज हुई, हेमंत सोरेन वाली हुई, अब यूपी में इस समय पूरी तरह से जयंत चौधरी पे सारा फोकस है। जयंत चौधरी कल भी बोले हैं, रोज, अब भाई आदमी रोज लेके यही बात करता रहे, अब ये सब रोज चलाते हैं, गए 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 गए, वो 3 सीट 2 सीट, 1 मंत्री पद, 3 वो 2 ये फलाना ये। अच्छा, हम लोग को भी कहने में दिक्कत क्या होती है, नीतीश जी ने ऐसा काम कर दिया है कि जिसका तो कोई लॉजिक ही नहीं थी भाई। मतलब 2+2 तो दुनिया में 4 होता है, उसको 2+2 को कोई 3 कर दे तो अब आप तो गणित ही भूल जाएंगे। अब तो वही नीतीश जी ने किया है, तो अपने को भी ये कहने में भाई ये होता है कि कहीं भाई साहब ये भी कुछ ना कर दें। लेकिन जितनी मेरी सूचना है, जितना मेरा आकलन है, किसान फिर तैयार हो रहा है सीमा पे, वो 13 तारीख से अपना घेरा डाल रहा है। इनकी पार्टी मूल रूप से किसान आधारित पार्टी है, इस समय इनको भी करने में वो दिक्कत है। वो पोस्चरिंग कर रहे हैं, वो अपनी खींचतान एक अखिलेश यादव से चल रही है कि मुझे नंबर ऑफ सीट्स, कैंडिडेट्स, कौन सी सीट, क्या सीट, वो किसी जगह भी होती है। लेकिन मैं इस पे भी एक टिप्पणी चाहूंगा, रोज निकलता है, और जयंत चौधरी कल भी बोले, पर भाई आदमी रोज थोड़ी आके आपको कहेगा कि नहीं नहीं हम नहीं। तो ये सुनियोजित आपको लगता है कि बीजेपी की तरफ से लगातार एक चलता है कि जयंत चौधरी का मामला थोड़ा सा आनंद जी अलग है। जयंत चौधरी कोई ईडी सीबीआई इनकम टैक्स की डर से नहीं जा रहे। जयंत ये सही मायने में पोते हैं चरण सिंह जी के। अजीत सिंह जैसे इधर से उधर जा रहे थे वैसा उनके नेचर में नहीं। उनको 7 सीट मिल रही थी, 7 सीट पे एग्री हो गए थे। 7 सीट के ऊपर डिस्प्यूट नहीं है, नंबर ऑफ सीट्स पे डिस्प्यूट नहीं है, जो सीट दी गई है इस पे डिस्प्यूट नहीं है। डिस्प्यूट इसमें है कि आपको जो 7 सीट दी उसमें से 4 सीट पे मेरे उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, आपके चुनाव टिकट, आपके चुनाव चिन्ह, ये वो सहन नहीं करेंगे क्योंकि उनकी भी पार्टी है। ये बात सही है कि किसान बीजेपी के खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन किसान जो जाट, उसका जो फॉलोअर है अजीत सिंह का, ये चरण सिंह जी की पार्टी का, जयंत का, उसकी खासियत है कि वो जयंत का अपमान नहीं सहन कर पाएगी। दूसरी बात, अखिलेश को बड़ा दिल रखना चाहिए। 7 सीट दी 80 में से,
10% भी नहीं होता। उसमें भी 4 पे आप अपने लोग क्यों चाहते हो? क्या चाहिए आपको? सिर्फ 3 सीट देना है। 3 सीट के बाद क्या देंगे अखिलेश? बीजेपी 3 सीट भी दे रही है, 2 राज्यसभा भी दे रही है और विधानसभा में 2 मंत्री पद भी दे रही है। उन्हें भी पार्टी चलाना है। ये उन लोगों को देखना होगा कि कितना पुश करे, एक लिमिट तक, नहीं तो चीजें टूटती हैं। दूसरी बात, बीजेपी राजनीति करने के लिए आई है, भजन करने के लिए नहीं आई। बीजेपी क्या-क्या हथकंडे अपना सकती है, इससे सभी विपक्षी दलों को सावधान भी रहना चाहिए। बीजेपी लगातार एक प्रयास, जो मुझे लगातार पैटर्न दिखाई दे रहा है, कि वो जो पार्टी के सुप्रीमो होते हैं, उनके आसपास के लोगों को अपने कब्जे में ले लेते हैं और वो फिर बीजेपी की भाषा बोलने लगते हैं। जैसा केसी त्यागी जैसे लोग जो है, जो पहले दिन से बीजेपी की भाषा बोलते हैं और वही यदि एडवाइस करेंगे नीतीश को, तो नीतीश बीजेपी के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। एक संजय झा थे, जो कहते हैं कि नीतीश जी के ट्रीटमेंट भी करवाते थे। वो भी बीजेपी की बात करे तो क्या करेगा आदमी? समाजवादी पार्टी में राम गोपाल यादव प्रोफेसर साहब, ये बहुत पहले से बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। 3 जयंत चौधरी को लेकर 3 बातें हैं, 3 कोट आए। डिंपल यादव जी ने कहा कि जैन जी नहीं जा सकते, हम जैन जी को जानते हैं, वो विचारधारा से बदलाव नहीं करेंगे। अखिलेश ने कहा कि नहीं, जैन बहुत पढ़े लिखे हैं, समझदार है, इस खबर में ज्यादा दम दिखाई नहीं देता। दूसरी ओर जो दूसरे चाचा है शिवपाल जी ने कहा कि नहीं 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 नहीं, जैन जी ऐसा नहीं करेंगे। एक पॉजिटिव नोट होती है इसमें। उसके बाद शाम एक स्टेटमेंट राम गोपाल यादव का आता है, जैन जी का तो वोटर सारा बीजेपी का पहले ही शिफ्ट हो गया, जैन जी के पास बचा क्या है? उनको तो उधर ही जाना है। जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई इंडिया गठबंधन की, तब मायावती का सब्जेक्ट अंदर किसने निकाला? बिना कारण। यही राम गोपाल यादव। क्या उनको ऊपर से इंस्ट्रक्शन मिलते हैं कहीं से कि आप मायावती के बारे में बोलिए, ताकि मायावती सोच भी जाए, कभी आगे पीछे सोच रही होगी इंडिया गठबंधन की, तो वो दरार बना के रखे। तो सबसे पहले सारे राजनीतिक विपक्षी दलों को ये देखना होगा, यदि वो बीजेपी के साथ लड़ रहे हैं, तो बीजेपी की भाषा बोलने वाले लोगों से दूर रहना होगा। जी जी जी। और सबसे ज्यादा बीजेपी की भाषा बोलने वाले यदि लोग हैं, तो कांग्रेस में है, सीडब्ल्यूसी में है, राहुल गांधी के इर्द गिर्द है, प्रियंका जी के इर्द गिर्द है, ये बीजेपी की भाषा बोलते हैं। जी जी। अशोक भाई, एक चलते चलते बहुत संक्षेप में, क्योंकि मैं वो आपसे ज्यादा समझना, महाराष्ट्र में अभी जैसा उम्मीद थी वैसा ही इलेक्शन कमीशन ने किया। अजीत पवार को उन्होंने एनसीपी के सारा चिन्ह, और अब शरद पवार जी को एकदम से एक तरह से स्क्रैच से शुरू करना पड़ रहा। हालांकि बरगद पुराना हुआ है, सोशलिस्टों का चुनाव चिन्ह था। लेकिन एक चीज मैं आपसे पूछूं, जब ये अलग हुए थे, तब उस समय शरद पवार साहब बहुत जोश में थे और उन्होंने कहा था कि मैं सब दौरा करूंगा, मैं एक एक जगह जाऊंगा। वो दौरा थोड़ा इस समय, मतलब उस फ्रंट पे खामोशी है। तैयारी चल रही है, स्वास्थ्य नहीं ठीक है, या इंतजार कर रहे हैं? नहीं 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 क्या नहीं, हो रहा है? आनंद जी, लगातार दौरा हो रहा है। अच्छा। पहला 2 राउंड उनके हो गए हैं। अब सीट शेयरिंग वगैरह की मीटिंग्स के लिए वो रहते हैं वहां पे, नहीं तो वो लगातार महाराष्ट्र के किसी ना किसी कोने में पाए जाते हैं। अब लोकसभा का सत्र है, लोकसभा संसद का सत्र है, तो अभी दिल्ली आए हैं। लेकिन जब भी फ्री होते हैं, वो कहीं ना कहीं उनके इवेंट चलते रहते हैं। अभी पिछले महीने शिरडी में बहुत बड़ा अधिवेशन उन्होंने किया, कार्यकर्ताओं का एक। तो वो उनका कहीं कम नहीं पड़ रहा है। रही सिंबल जाने की बात, देखिए
जहां एजुकेशन लेवल बहुत कम है, जहां पढ़ना लिखना नहीं आता लोगों को, वहां सिंबल बहुत मायना रखता है। शरद पवार का प्रॉब्लम ये हो गया अभी कि इलेक्शन कमीशन ने ये इशू बहुत लंबा खींचा। अब बरगद का पेड़ यदि उनको अभी शायद मिला नहीं है, कुछ प्रॉब्लम हो गई, किसी ने वीएचपी ने कोई डंडा कर दिया है, मतलब एक एप्लीकेशन लगा दी है कि हमारा ये रजिस्टर्ड एम्बलम है और इसको नहीं तुम दे सकती, इस टाइप का कुछ। अब पता नहीं इलेक्शन कमीशन भी वीएचपी की बात पहले सुनेगा, वर्तमान में जिस स्थिति है उसमें। तो यदि उनको जो भी मिलेगा सिंबल, उसको उन्होंने लोगों तक ले जाने में उनको समय चाहिए। शिवसेना के साथ एक प्लस पॉइंट ये हुआ कि इसी के बीच में एक बाई इलेक्शन आया, और बाई इलेक्शन के समय इलेक्शन कमीशन को मजबूरी में सिंबल देना पड़ा। तो वो सिंबल था मशाल। उस मशाल के अंडर एक चुनाव जीत चुकी है बाई इलेक्शन शिवसेना। तो वो जो मशाल है उसको 1 साल मिला पूरे महाराष्ट्र में ले जाने के लिए। तो पवार साहब को ये जो भी मिलेगा, बरगद का पेड़ मिले या कांच का ग्लास मिले, ये भी एक सिंबल उन्होंने, मुझे मैंने किसी ने कहा, या उगता हुआ सूरज, ये भी एक सिंबल उन्होंने दिया, क्योंकि वो स्टेट पार्टी हो गए अभी। तो ये जो सिंबल्स है, इसमें से कोई भी मिले तो उसको प्रचारित करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक डिसएडवांटेज वो है। बाकी इतने उम्र के बाद भी 84 के आसपास जिस व्याधि से वो ग्रस्त है, इतना होने के बाद भी किसी भी युवा को शर्म आएगी, इतना ट्रैवल वो करते हैं, इतना लगातार भाषण वो करते हैं, रैलीज करते हैं, रोड शोज करते हैं, और पार्टी के सारे लोग लगे हुए हैं। हाँ, जी। अजित पवार सरकार में है, सरकारी यंत्रणा, और महाराष्ट्र में स्थिति यह है कि जितने सर्वे है, वो सर्वे भी ये बता रहे हैं कि अजित पवार, एकनाथ शिंदे सब आने के बाद भी बीजेपी को फायदा हुआ दिखाई देता नहीं। ये सरकारी सर्वे कह रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाई बात करने के लिए। अगले हफ्ते फिर से। थैंक यू सो मच।